नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 11वीं क्लास 11th सीजी एवं सीबीएसई के कॉमर्स के स्टूडेंट्स जिनका मुख्य विषय है, सब्जेक्ट है अकाउंट्स। तो मैं आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पूर्व के क्लास 11 के वीडियो में मैंने सीजी और सीबीएसई का आप लोगों को सिलेबस बताया था और क्लासेस बताया था कि आपकी कितनी क्लासेस चलती है और आपके सिलेबस क्या हैं और कितने कितने नंबर्स का आपको पूछा जाते हैं क्वेश्चंस। आज उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के संबंध में। तो आज का हमारा सब्जेक्ट विषय है अकाउंट्स और उसका कंटेंट है, उसका चैप्टर्स है आपका व्यावसायिक सौदों का लेखांकन एवं सिद्धांत, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, होता क्या है और किस प्रकार से इसका यहाँ पे रूल्स लागू होते हैं। तो स्टार्ट करने के पूर्व अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसके नीचे में किसी भी वीडियो के नीचे में आपको सब्सक्राइबर रेड कलर से लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप पुश कर दीजिए तो आप मेरे क्लास के, मेरे चैनल के सदस्य बन जाएंगे और आइकॉन बेल को दबा देते हैं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तत्काल प्राप्त हो जाएंगे या उनकी सूचना आपको मिल जाएगी। और आप इन वीडियो से आप कंटिन्यूस जुड़े रहिए और कंटिन्यूस मेरे वीडियो को देखिए और समझिए। जिस प्रकार से क्लास में अध्यापन किया जाता है उसी प्रकार से मैं आप लोगों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, कंटेंट को बताऊंगा। अगर आप किसी कारणवश कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं स्कूल की, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए केवल आपको मेरे कंटिन्यूस वीडियो को देखने होंगे, तो आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज देखते हैं हम क्लास 11 के लिए सीजी, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का हम देख रहे हैं व्यावसायिक सौदों का लेखांकन एवं सिद्धांत, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंट्स में हमारे 4 शब्द यूज में आ रहे हैं, जो ए से स्टार्ट है अकाउंटेंट, लेखापाल, ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को निश्चित रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करने का वर्क करता है, लिखने का कार्य करता है। उस पर्सन को, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कहते हैं, लेखापाल कहते हैं, लेखा अधिकारी कहते हैं। अकाउंट्स बुक, लेखा शास्त्र, ऐसी बुक या डायरी या कॉपी या रजिस्टर जिसमें व्यापार में होने वाले समस्त सौदों को रिकॉर्ड करने का या रिकॉर्ड लिखने का वर्क किया जाता है, उस डायरी या कॉपी या रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स बुक कहते हैं, लेखा शास्त्र कहा जाता है। तीसरा शब्द हमारा उपयोग हो रहा है अकाउंटेंसी, लेखा कर्म। जैसे कि इसके नाम के साथ क्या लगा है? लेखा कर्म, लेखा का कर्म करना। तो अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में जो वर्किंग की जाती है उस वर्क के लिए उसे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को रीड करना होता है, समझना होता है, फिर उसको फॉलो करना होता है। हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं निश्चित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करना
और उनको अकाउंटिंग बनाते समय उनका पालन करना ही क्या कहलाता है, लेखा कर्म कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, रीड करना और उसको फॉलो करना ही क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए जो वर्किंग की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को, उस वर्किंग को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं, लेखा कर्म कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट के हमारे 4 शब्द हैं जो ए से स्टार्ट है और हिंदी के ले से स्टार्ट है। अकाउंटेंट का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का वर्क कर रहा है। अकाउंट्स बुक ऐसी बुक या डायरी या कॉपी या रजिस्टर जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटेंट के द्वारा सबका रिकॉर्ड रखा जाता है और अकाउंटेंसी, इसमें हम रूल एंड रेगुलेशन का रीड करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, लेखाकर्म अकाउंटेंसी कहलाता है। और अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स बुक में निश्चित नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए जो वर्क की जाता है, वर्किंग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। 3 का मीनिंग क्लियर है। लेखापाल, मैं अगर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा हूं तो मैं लेखापाल हो गया। जिस डायरी या कॉपी या रजिस्टर में मेंटेन करूंगा मेरी अकाउंट्स बुक हो गई और हमने उनको रूल बता दिया कि भाई आपको क्या क्या रूल्स का पालन करना है और रूल का पालन करते हुए आप जो वर्क करेंगे वह वर्क ही अकाउंटिंग कहलाएगा। तो इस तरह से हमको पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग पढ़ना है, लेखांकन पढ़ना है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग को, लेखा को 3 पार्ट में बांटा गया है। पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को 3 पार्ट में बांट दिए हैं। पहला हमारा पार्ट होता है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत लेखे। इस कैटेगरीज में हम उनको रखेंगे जिनके साथ हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिनके साथ हम लेन देन कर रहे हैं, जिनके साथ हम सौदा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने गुड्स परचेस फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा तो हमारा ट्रांजैक्शन किससे हो रहा है, राम से हो रहा है। गुड्स सोल्ड टू कमल, कमल को माल बेचे तो हमारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, कमल के साथ हो रहा है। कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, हमने यूको बैंक में 5,000 रुपए डिपॉजिट किए तो हमारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, यूको बैंक के साथ हो रहा है। मशीनरी परचेस फ्रॉम टाटा स्टील, हमने टाटा स्टील से मशीन खरीदे, हमारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, टाटा स्टील के साथ हो रहा है। कैश पेड टू सीता, सीता को नकद चुकाए तो हमारा ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, सीता के साथ हो रहा है। अर्थात जिनके साथ आप सौदा करोगे, जिसके साथ आप डीलिंग करोगे, जिसके साथ आप बिजनेस करोगे, उस पर्सन को या उस व्यक्ति को या उस कंपनी को या उस संस्था को या उस फर्म को हम कहां रखेंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में रखेंगे। सेकंड हमने लिखे हैं रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा। तो रियल अकाउंट में हम उसको शामिल करेंगे जिसका हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिसका हम सौदा कर रहे हैं, जिसका हम लेन देन कर रहे हैं। ऐसे आइटम्स या ऐसी वस्तुएं या संपत्ति जिसका हम लेन देन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, उन सबको हम कहां रखते हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, वास्तविक लेखे में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने कहा था गुड्स परचेस फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा तो यहां किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हमारा गुड्स का लेन देन हुआ है। गुड्स सोल्ड टू कमल, कमल को हमने माल बेचे हैं तो किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स का हुआ है। कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, यूको बैंक में हमने 5,000 रुपए जमा किए, किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। मशीनरी परचेस फ्रॉम टाटा स्टील, किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, मशीन का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आपके ट्रांजैक्शन में जिस चीज का आप लेन देन करोगे वो गुड्स हो सकता है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है, एसेट्स हो सकती है या कैश हो सकता है। तो जिसका आप आदान प्रदान करोगे उन सबको हम रियल अकाउंट्स की कैटेगरीज में रखेंगे। थर्ड हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, होता है नाम मात्र का लेखा, या इसको अनरियल अकाउंट कहते हैं, अवास्तविक लेखा कहते हैं।
तो इस कैटेगरीज में उनको रखा जाता है जो हम हमारे द्वारा बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को संचालित करने में हमें बहुत से एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं और कुछ उससे रिलेटेड हमको इनकम भी होती है। तो सभी ऐसे खर्चों को हम कहां शामिल करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। जैसे मुझे बिजनेस करना है तो क्या मैं सड़क में रोड पे खड़े होकर बिजनेस करूंगा? क्या नहीं, मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक ऑफिस या रूम रेंट पे लेना पड़ेगा, तो उसका मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। मुझे अपने सहयोग के लिए मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, एक अकाउंटेंट की जरूरत है, एक आपको प्यून की जरूरत है। तो क्या वो मुझे फ्री में सर्विस देंगे? क्या नहीं, उन्हें मुझे क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। ऑफिस में इलेक्ट्रिक चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक बिल आएगा। हमको कंज्यूमर से, कस्टमर से कांटेक्ट बनाना है तो हम फोन करेंगे तो फोन का बिल आएगा। अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट्स आदि मेंटेन किया जाएगा, ऑफिस मैनेज किया जाएगा, तो उसमें स्टेशनरी लगेगी। तो इस प्रकार किसी भी बिजनेस को संचालित करने में जितने भी खर्चे होंगे उन एक्सपेंडिचरों को कहां शामिल किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो इस तरह से हम देखें पूरे ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जिसके साथ आप ट्रांजैक्शंस करोगे वो सब पर्सनल अकाउंट में जाएंगे और जिस आइटम का ट्रांजैक्शंस करोगे वो रियल अकाउंट में आएंगे। और इन आइटम को करने के लिए, इस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स करोगे वो सब किस में आ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट में लिया जाएगा। तो इस तरह से पूरे अकाउंटिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट को, व्यक्तिगत लेखे को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिसके साथ हमारी डीलिंग होगी, जिसके साथ हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, उस पर्सन को या उस संस्था को या उस व्यक्ति को या उस बैंक को, उस कंपनी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में रखेंगे। तो यहां सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। स्वाभाविक व्यक्तिगत लेखा, कृत्रिम व्यक्तिगत लेखा और प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा। तो यहां पर हमको पर्सनल, नेचुरल और आर्टिफिशियल में पहले हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। नेचुरल क्या होता है? जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान के द्वारा बनाया गया होता है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया होता है, जो स्वाभाविक होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं। आर्टिफिशियल क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो मैन मेकिंग होती है, मानव के द्वारा निर्मित की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे मैंने आप बगीचे से गया, एक गुलाब का फूल लेके आया और आपको पूछ रहा हूं ये फूल कैसा है, तो आप कहते हैं नेचुरल है। मैंने एक कपड़े का फूल, प्लास्टिक का एक फूल लेके आया, बोले कैसा है, तो आप कहते हैं आर्टिफिशियल है। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी जिनके साथ आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो नेचुरल में पर्सन है, एक व्यक्ति है, महिला या पुरुष है, तो उसको हम कहां रखेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। जो हाड़ मांस के बने हुए हो, जिनके शरीर में ब्लड का फ्लो हो रहा हो, वो सब नेचुरल कहलाते हैं, स्वाभाविक कहलाते हैं। आर्टिफिशियल जो मैन मेकिंग होता है, ऐसी कोई भी चीज जो एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा, व्यक्ति के ग्रुप के द्वारा तैयार की गई है, उन सब को हम किस में रखेंगे? आर्टिफिशियल अकाउंट में, जिसपे हमारी सभी कंपनियां आ जाएगी, जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी स्टार्ट करते हैं। कंपनी आ जाएगी, फर्म आ जाएगा, क्लब्स आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे, कॉलेज आ जाएंगे, जितने भी शासकीय विभाग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सब आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। तो इसका हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स में हमारे नेम्स आ जाएंगे सर, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रहीम, महेंद्र, मनिंदर। तो इसमें अन्य सभी नाम आ जाएंगे, महिला पुरुष के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जिनके साथ आप रिलेशंस कर रहे हो, जिसके साथ आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जिसके साथ सौदा कर रहे हो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, वो सब किसमें आ जाएंगे? स्वाभाविक व्यक्तिगत लेखे में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में जो स्वयं तो व्यक्ति नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसमें सब हमारे क्या आ जाते हैं? कंपनी,
फर्म, क्लब्स, स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, चैरिटी आपके आ जाएंगे। इसके अलावा आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, आपका नगर निगम है, चाहे आपका रेलवेज है, या आपके एग्रीकल्चर विभाग है, अन्य सभी विभाग से जहां के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, सौदा कर रहे हो, सबको हम कहां शामिल करेंगे? आर्टिफिशियल की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तीसरा हमारा आता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा। ऐसे लेखे जो किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर लिखे जाते हैं, जबकि वो वास्तव में और रियल में पर्सन नहीं होते हैं। ऐसे लेखों को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इसको समझने के पहले मैं थोड़ा सा बैक आऊंगा, थोड़ा ऊपर आएंगे। तो यहां पर हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे उनके कुछ सिस्टम्स है अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स के हमारे सिस्टम्स है, लेखांकन की कुछ पद्धतियां हैं, अकाउंटिंग मैकेनिज्म है जो लेखांकन यांत्रिकी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दो मेथड्स यूज में आ रही है। पहली मेथड्स है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, भारतीय बही खाता प्रणाली। ये प्रणाली हमारे यहाँ बहुत पूर्व जमाने से चली आ रही है, जो कौटिल्य आदि के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख हमको मिला है। जो आज के समय में भी जो हमारे पुराने मुनि हैं, और बड़े कपड़ा व्यापारी है, बहुत से व्यापारी जो है, सब्जी व्यापारी, सब इस प्रकार की कच्ची अपना भारतीय बही खाता प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, जमा नकल बही, नामे नकल बही आदि के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो हमारा आपकी बुक्स होती है, लाल लाल मोटी मोटी गद्देदार बुक्स होती है इनकी अकाउंट्स की, और इसमें लाइन नहीं खींचा जाता है या ऑलरेडी फोल्ड रहते हैं, तो भारतीय बही खाता प्रणाली है, वर्तमान में हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी हमारी है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसी पद्धति का उपयोग ज्यादातर किया जा रहा है। तो हम इसी पद्धति को पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी बही खाता प्रणाली कहा जाता है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत तीन आती है। एक आता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम रोकड़ बही कहते हैं। इसमें ये उन संस्थाओं के द्वारा उपयोग में लाई जाती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सेवा देना होता है, या जो पर्सनल व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्तिगत पर्सनल ड्यूटीज दे रहे हैं या अपना कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो अपने अकाउंटिंग रखी जाती है, वो किसके द्वारा रखी जाती है? कैश सिस्टम के द्वारा, जिसमें वकील है, डॉक्टर है, सीए है, तो इनके द्वारा जो अकाउंटिंग रखी जाती है वो कैश बुक रखी जाती है। और जो ऐसी संस्थाएं भी जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जैसे लाइब्रेरी है, आपका धर्मशाला है, अनाथ आश्रम है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो उनके द्वारा भी जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसमें कैश सिस्टम पद्धति का उपयोग में लाया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सिस्टम उन व्यापारियों के द्वारा अडॉप्ट में लाई जाती है जिनका व्यापार बहुत ही छोटे लेवल का होता है और बहुत ही वो कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा अकाउंट का नॉलेज नहीं होता है, तो उनके द्वारा सिंगल एंट्री सिस्टम रखा जाता है, जिसमें केवल वो एक कैश अकाउंट का मेंटेन करते हैं और साथ में पर्सनल अकाउंट बस मेंटेन करते हैं, बाकी अन्य अकाउंट्स को ये छोड़ देते हैं, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हमको पढ़ना है, जो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला होगा तो एक देने वाला होगा, एक के पास आ रहा होगा तो दूसरे के पास से जा रहा होगा, एक को प्रॉफिट हो रहा होगा तो दूसरे को लॉस हो रहा होगा। अगर किसी में दो पक्ष नहीं है, टू साइड नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं डबल अकाउंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, और इस डबल अकाउंट सिस्टम की जो खोज करने वाले हैं हमारे गॉडफादर हैं, उनका नाम है लुकास पेसिओली। क्या है? लुकास पेसिओली जी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस सिटी से थे, और इन्होंने 1494 में 1494 में अकाउंट्स की खोज की थी। इनके द्वारा लिखी हुई बुक में इनका उल्लेख था, और वहां से ही हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो डबल अकाउंट सिस्टम्स है, अंग्रेजी सिस्टम है जो
अडॉप्ट किया गया, चालू किया गया। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस सिटी से। ये इटली जो का वेनिस सिटी है, जिस प्रकार इंडिया में समुद्र के किनारे में हमारा बॉम्बे सिटी है, वैसे ही ये सिटी है। और धीरे धीरे ये सिटी जलमग्न होते चले जा रही है, जल में समाहित होते चले जा रही है। और ये आज के डेट में सबसे सुंदर सिटी के रूप में मानी जाती है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी शहर में घूमने के लिए जाते हैं। ये वहीं के रहने वाले थे हमारे लुकास पेसियोली जी, हमारे अकाउंट के गॉडफादर। इन्होंने 1494 में अकाउंट की खोज की और इन्होंने अकाउंट के 3 पार्ट बताए। इन्होंने एक अकाउंट्स के हमारा, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स का, हर मैथ्स का अपना कोई ना कोई फार्मूला होता है, कोई ना कोई सूत्र होता है। तो ठीक उसी प्रकार अकाउंट्स का भी हमारा एक फार्मूला है, सूत्र है, जो हमारे लुकास पेसियोली ने बताया। इन्होंने अकाउंटिंग को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट था हेडिंग, शीर्षक, और दूसरा पार्ट था राइट साइड और लेफ्ट साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग, तो हेडिंग में उसको रखा जाएगा जिसका अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, जिसका लेखा बनाया जाएगा, जिसका अकाउंट बनाया जाएगा, वो हमेशा कहाँ बैठेगा? शीर्षक में रहेगा, हेडिंग में रहेगा। इसलिए कोई भी व्यापारी अपना दुकान खोलता है, अपना दुकान स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो अपने बिजनेस का कोई ना कोई नामकरण देता है। जैसे राजेश ने बिजनेस किराने की शॉप खोला है तो वो लिखता है राजेश किराना स्टोर। अगर राजेश ने कपड़े की शॉप खोला है तो लिखता है राजेश क्लॉथ शॉप या क्लॉथ स्टोर्स। या मेडिकल की दुकान खोलता है, दवाई की दुकान खोलता है, तो लिखता है राजेश मेडिकल स्टोर। तो वो व्यक्ति अपने नाम का हेडिंग में ही बोर्ड लगा देता है, अर्थात राजेश कहाँ बैठेगा? हेडिंग में बैठेगा, शीर्षक में रहेगा। वो ना तो कभी लेफ्ट साइड जाएगा, ना तो कभी राइट साइड में जाएगा। जिसके साथ उसका ट्रांजेक्शन होगा उसको या तो राइट साइड में ले जाएगा या तो राइट साइड में। तो यहाँ 2 साइड बताया गया है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब जैसे एग्जांपल के रूप में हमने पहला ट्रांजेक्शन बताए थे आपको, राम से माल खरीदा, गुड्स परचेस फ्रॉम राम। कौन खरीद रहा है? मैं खरीद रहा हूं, मैं राजेश हूं। तो मैं कहां बैठूंगा? यहाँ पे मैं राजेश से हेडिंग में बैठूंगा। अब मैं राजेश हूं, मैं किससे माल खरीद रहा हूं? राम से। गुड्स परचेस फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। तो यहाँ पे राम जो है गुड्स रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? इन्होंने आगे चल के एक पर्सनल अकाउंट का एक रूल बताया। इन्होंने रूल बताया है कि पाने वाले को, जिसके साथ आप बिजनेस हो रहा है, पाने वाले को, रिसीवर को क्या करने बोला? रिसीवर इज ए, इसको आपको बोलता है राइट साइड में रखने बोला है, पहले पक्ष में रखने बोला है। और देने वाले को, जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, देने वाले को, गिवर्स को क्या करने बोला है? लेफ्ट साइड में रखने बोला है। क्या है? जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करोगे पर्सनल अकाउंट में, अगर वो कैश, गुड्स और एसेट्स, अगर सामने वाला रिसीव कर रहा है, थर्ड पर्सन, अपने आप को नहीं देखना है, थर्ड पर्सन को देखना है जिससे आप डील कर रहे हो। तो हमने क्या कहा? गुड्स परचेस फ्रॉम राम फॉर क्रेडिट, राम से उधार माल खरीदा। तो मैं किससे माल खरीद रहा हूं? राम से। तो राम को देखूंगा, राम यहाँ पे गुड्स रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? तो राम क्या कर रहा है? गुड्स दे रहा है, गिव कर रहा है। तो राम कहां बैठ जाएगा? लेफ्ट साइड में बैठेगा। गुड्स सोल्ड टू कमल, कमल को माल बेचे। तो कमल यहाँ पे माल रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? तो क्या कर रहा हो? रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे कमल कहां जाएगा? डेबिट साइड में, अपना राइट साइड में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमको कहता है 1000 रुपीज डिपोजिटेड इनटू यूको बैंक। यूको बैंक में 1000 रुपीज हमने जमा किए। तो यूको बैंक रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? तो रिसीव कर रहा है। तो यूको बैंक हमारे राइट साइड में आ जाएगा।
मशीनरी परचेस फ्रॉम टाटा स्टील, टाटा स्टील से मशीन खरीदे, तो टाटा स्टील मशीन रिसीव कर रही कि गिव कर रही है, तो गिव कर रही है, तो टाटा स्टील कहां जाएगी, लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो रिसीव कर रहा है वो राइट साइड में है और जो गिव कर रहा है वो कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड में। तो यही सिस्टम उन्होंने आज से 500-600 साल पहले इन्होंने बताया था। तो अब जब इन्होंने अडॉप्ट किया तो यहां पे दाएं और बाएं में, लेफ्ट और राइट में लोगों को कंफ्यूजन होने लगा। आज भी 99% लोगों को दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में कंफ्यूजन है। अगर हम उसको बोलते दाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ता है। तो उस समय भी अगर दाएं पक्ष में लिखो बोलते थे तो लोग बाएं पक्ष में लिखते थे, और बाएं पक्ष में लिखो बोलते थे तो दाएं पक्ष में लिखते थे। लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा बहुत कम कंफ्यूजन है, फिर भी हमको होता है लेफ्ट होता हम अपना हाथ टटोलने लगते हैं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो ये कंफ्यूजन आज से कई साल पहले भी था। तो हमारे लुकास पेसियोली ने सोचे कि भाई ये जो कंफ्यूजन है इसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग सिस्टम गलत हो रहा है, तो इसका हम क्यों ना कोई नामकरण कर दिया जाए, उसका कोई नाम दे दिया जाए साइड का, जिससे लोगों में कंफ्यूजन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हमारे जो लुकास पेसियोली जी थे कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। और इटली जो है हमारी क्रिश्चियन कंट्री है। जिस प्रकार भारत को हिंदू कंट्री कहा जाता है, नेपाल को हिंदू कंट्री कहा जाता है, पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी इटली है वो क्या है, क्रिश्चियन कंट्री है। तो यहाँ के रहने वाले 99% लोग क्या है, क्रिश्चियंस है। तो जो देश के व्यक्ति रहते हैं उनका खान पान, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, नाम सब उसी देश से संबंधित होते हैं। जैसे अगर भारतीय है तो हमारे नाम क्या रहते, राम, श्याम, बालाजी, लक्ष्मण, रहीम रहते हैं, है ना। अगर मुस्लिम कंट्री है तो रहीम है, अकबर है ना, इस प्रकार के नाम रहते हैं। तो उसी प्रकार से कौन सी कंट्री, इटली क्रिश्चियन कंट्री होने के कारण वहां के लुकास पेसियोली जी के मुंह से इस साइट के लिए क्या नाम निकल गया, पहले साइट के लिए नाम निकल गया डेबिट, और सेकंड साइट का नाम क्या निकल गया, क्रेडिट। डेबिट का मतलब हमारा है यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। तो वैसे क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। लेकिन यहाँ पे इस उधार से दुनिया दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, केवल नाम दिया गया है, नेम ऑफ टू साइड, दो पक्ष का नाम। तो पहले साइड का नाम उनका क्या है, निकल गया उनके मुंह से डेबिट, और दूसरे साइड का नाम क्या निकल गया, क्रेडिट। आज भी उनके नाम क्रिश्चियंस नाम रहते हैं, डेविड, क्रेडिट, जॉनसन, है ना, इस टाइप के नाम से रहते हैं। तो वही उनके मुंह से निकल गया, इसलिए वो नामकरण पड़ गया। और डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट को आगे चल के हमको क्या कहा गया, डीआर कहा गया, और क्रेडिट को आगे चल के क्या कहा गया, सीआर कहा गया। और हमारी पूरे अकाउंट्स की दुनिया पूरी हमारी डेबिट और क्रेडिट की ओर घूम रही है। जिस प्रकार से प्लस और माइनस साइन होता है उसी प्रकार हमारे कॉमर्स में डेबिट और क्रेडिट क्या करता है, अपना वर्क करता है। तो ओनली फॉर नेम ऑफ टू साइड। तो इस तरह से राइट साइड का नाम क्या पड़ गया, डेबिट, और लेफ्ट साइड का नाम क्या पड़ गया, क्रेडिट। तो पहला पक्ष हमारा डेबिट कहलाता है, दूसरा पक्ष हमारा क्रेडिट कहलाता है। तो इस तरह से हमारा रूल बन गया, पाने वाले को, रिसीवर को डेबिट कीजिए, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट, और गिवर्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है, जिसको शॉर्टकट में डीआर और शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, सीआर कहते हैं। बाद में चल करके इसका हिंदी रूपांतर किया गया, तो इसको हिंदी में भारतीय इंडियन पद्धति में इसको नामे कहा जाता है, और इसको जमा कहा जाता है, इसको अन्य भाषा में इसको विकलन कहते हैं, और इसको समाकलन कहते हैं। तो इस तरह से हर देश ने अपने ढंग से उसके नामकरण देते चले गए। तो फिलहाल आपके लिए प्रमुख रूप से क्या मान के चलिए, डेबिट और क्रेडिट। तो हमारे अकाउंट में 3 साइड है। पहला पक्ष हेडिंग है, जहां कौन बैठेगा, जिसका अकाउंट मेंटेन होगा वो हेडिंग में रहेगा, और जिसके साथ ट्रांजेक्शन्स होगा उसको हम या तो डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट करेंगे। अगर वो रिसीव करने का काम कर रहा है, कैश, गुड्स और एसेट्स, तो उस पक्ष को हम कहां रखेंगे, डेबिट साइड में रखेंगे। और अगर वो देने का काम कर रहा है तो उस पक्ष को हम क्या करेंगे,
क्रेडिट साइड में रखेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा हेडिंग है, शीर्षक है, हमने रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट देखना है। तो यहाँ पे हमारा एक व्यक्ति है, राजेश नाम के व्यक्ति है। राजेश ने 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। एक कपड़े का इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसने? राजेश ने। तो ये क्या रखा है, अपना दुकान का नाम क्या रखा है? हेडिंग में लिखा है राजेश क्लॉथ स्टोर्स, और जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है राजेश करेगा। तो राजेश ने आपको पूछा, मान लीजिए आप क्लास 11th में अभी एडमिशन लिए हैं और आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे राजेश जी आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके अंकल जी हैं, बगल में रहते हैं। उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो आपने कहा सर मैंने अकाउंट्स लिया हूँ, कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं कि भाई मेरे अकाउंट्स को आप देखोगे, मेरा अकाउंट मेंटेन करोगे? आपने कह दिया यस सर मैं कर लूंगा। तो राजेश ने कहा मैं तुमको 2000 रुपए मंथ पे दूंगा, आप मेरे अकाउंट को मेंटेन कीजिएगा। और राजेश को ने आपको क्या किया, अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने घर से या कहीं से भी आपको 1 लाख रुपए ला कर दिया, टेबल पे रखा, ऑफिस पे रखा और बोला कि आपका रमेश जी एक काम करो, इसको अपने अकाउंट में एंट्री कर दो, अपने अकाउंट में लिख दो। और आपको एक ही चीज मालूम है, आपको क्या मालूम है? एक ही चीज सर मालूम है कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। रिसीवर इज ए डेबिटेड, गिवर इज ए क्रेडिट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है। तो जैसे ही आपको राजेश ने 1 लाख रुपए दिया, आपने लिखे रख दिए अपने पास। तो ये बताइए मेरे को कि राजेश यहाँ पे रिसीव करने का काम कर रहा है कि गिव करने का काम कर रहा है? राजेश यहाँ पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है? तो राजेश 1 लाख रुपए दे रहा है आपको, आप वहां के अकाउंटेंट हो, तो आपने क्या किया? रिसीव किया। तो अकाउंट राजेश क्या है? देने वाला है। तो एज ए रूल देने वाले को हमको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो राजेश को अपन कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखते हैं। तो राजेश तो कहां लिखा हुआ है? वो तो हेडिंग में बैठा हुआ है। और मैंने पहले ही कहा जो हेडिंग में रहता है वो कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। डेबिट क्रेडिट किसको करते हैं? जिसके साथ वो व्यवहार कर रहा है। तो यहां पे व्यवहार मालिक के साथ ही हो गया है। तब ऐसी स्थिति में जब कभी भी व्यापार का स्वामी, ओनर, जब बिजनेस में कैश, गुड्स या एसेट इन्वेस्ट करता है, तो उस समय स्वामी का नाम हम नहीं लिख सकते, क्योंकि स्वामी का नाम कहां लिखा हुआ है? हेडिंग में लिखा हुआ है। तो उसके प्लेस पे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, पूंजी लेखा। तो इस तरह से जो कैपिटल अकाउंट है वो अपने आप में पर्सन नहीं है, लेकिन राजेश का क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किसके प्लेस में लिख रहे हैं? राजेश के प्लेस में लिख रहे हैं, स्वामी के प्लेस में लिख रहे हैं। इसलिए पूंजी खाता जो है कैपिटल अकाउंट है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए राजेश की कपड़े की दुकान है। अब राजेश को घर के में अपने बच्चों के लिए कपड़े की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने दुकान से ही कपड़े क्या करा दिए? 2000 रुपए के पैक कराए और आपको कहा कि भाई ये कपड़े का मैं 2000 रुपए अपने घर के उपयोग के लिए निकाल रहा हूं, इसको अकाउंटिंग कर लीजिए। तो स्वयं के उपयोग के लिए हमारे राजेश जी क्या कर रहे हैं? 2000 रुपए का क्या निकाल रहे हैं? व्यापार से कपड़ा निकाले हैं, क्लॉथ निकाले हैं या पैसा निकाले हैं। तो अब यहां पे ये बताइए, राजेश जो है 2000 रुपए के कपड़े या कैश को रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? तो किसने दिया होगा? अकाउंटेंट ने दिया होगा। भाई ये पैक करके दिया सर, ये रखिए अपना। तो रिसीव, तो राजेश यहाँ क्या कर रहा है? ले रहा है, रिसीव कर रहा है, बिजनेस से रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर हो गया। और रिसीवर कहाँ बैठता है? हमारे डेबिट साइड में बैठता है, पाने वाला। फिर से हमारा रूल गलत हो गया, क्योंकि राजेश तो कहाँ बैठा हुआ है? हेडिंग में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस राजेश के बदले में हम जब वो क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आहरण लेखा। क्या लिखा जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखा जाएगा, आहरण लेखा। इसका तात्पर्य जब कभी भी स्वामी अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से कैश, गुड्स, एसेट्स विड्रॉ करेगा, निकालेगा, तो उस समय स्वामी का नाम डेबिट नहीं हो सकता है। इसलिए स्वामी के नाम के बदले में ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
तो यहाँ पे राजेश के बदले में ड्राइंग्स हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो इसका तात्पर्य हुआ जब कभी भी ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसके बदले में कैपिटल लिखा जाता है। जब वो विड्रॉ करता अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, ड्राइंग्स। और दोनों ही अपने आप में पर्सन नहीं है और दोनों ही मालिक के स्थान पर, मालिक के रिप्लेसमेंट पर या मालिक के का क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके संबंध में और एग्जांपल्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक्रूड इनकम्स है, अनएक्रूड इनकम है। अभी हम इसको समझाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, जब वहां पहुंचेंगे हम आपको बताएंगे क्यों ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये आपने आज क्या पढ़ा, हमने देखे हैं कि हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमारे 4 वर्ड उपयोग में आए थे, अकाउंटेंट, अकाउंट्स बुक, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। और हमारे अकाउंटिंग को हमको पढ़ना था जिसमें हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट देखे थे, क्या क्या लिया जाता है। जिसमें से हमने पर्सनल अकाउंट को पढ़े हैं 3 कैटेगरी में था, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में जो पर्सन होते हैं नेचुरल में उनको लिखा जाता है जब भी नाम आ जाते हैं। आर्टिफिशियल में जितनी कंपनियां, फर्म, क्लब, ट्रस्ट, कोऑपरेट डिपार्टमेंट आते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आ जाता है, ओनर का रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैपिटल इन्वेस्ट करते समय और निकालते समय क्या आ जाता है, ड्राइंग्स। हमारी 2 सिस्टम्स हैं, इंडियन सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम है। जिसमें इंग्लिश सिस्टम में 3 सिस्टम है, कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम पढ़े थे। हमारे अकाउंट के गॉडफादर, डबल अकाउंट सिस्टम के गॉडफादर कौन है, लुकास पेसिओली है। ये इटली के रहने वाले हैं, इटली के वेनिस सिटी से थे। इन्होंने 1494 में अकाउंट की खोज की। इन्होंने अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा, हेडिंग और 2 पक्ष है, पहला साइड है डेबिट साइड, दूसरा साइड है क्रेडिट साइड। इन्होंने रूल बताया है कि जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन्स करोगे पर्सनली उन सबको आप कहां रखोगे, डेबिट साइड में, और जिनके जो देने का कार्य कर रहे हैं उनको आप कहां रखोगे, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों ये आपका था, इसके हमारे सेकंड और रूल्स है। तो अगले वीडियो में आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको अगले वीडियो में हम रियल अकाउंट्स के बारे में और पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे, उसका रूल क्या है और किस प्रकार से उसको अकाउंटिंग किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लिखिए। और आपको कुछ चाहिए इसमें समझना तो उसको भी लिख सकते हैं। और आपने इसको अपने से अधिक मित्रों को शेयर अवश्य कीजिए। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारी अगले वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार।